Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, इस YouTube चैनल को अब कम से कम 4 महीने के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना ही है। वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन आएंगे, वीडियो देखना ही है, क्योंकि 4 महीने में वो कुछ यहाँ पर मिल सकता है जो आप पैसे देकर भी नहीं खरीद सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। तो साथियों, रीट 2021 हेतु साइकोलॉजी का टेस्ट पेपर नंबर 4 आज आपके लिए लेकर आया हूँ। महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है, 15 प्रश्न सही करके बताना है आपको। 109 ही दिन अब आपके पास बचे हुए हैं। तो आप इन 109 दिनों में कैसे तैयारी कर पाता हूँ, ये अब आप इन वीडियो के माध्यम से आपको जरूर याद आ जाएगा कि मुझे इस प्रकार से तैयारी करनी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 20 प्रश्न है, साइकोलॉजी के टेस्ट नंबर 4 है ये। इसके पहले 3 टेस्ट ले चुका हूँ विशेष प्रश्नों के। नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाना है और ये टेस्ट सीरीज देखनी है साथियों। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद हिंदी का और उसके बाद पर्यावरण का टेस्ट आपके आ जाएगा। रीड भर्ती को देखते हुए देखिए, विज्ञप्ति आपके 1 बजे के आसपास आ जाएगी। आज ही विज्ञप्ति आने वाली है। मैं आपको एक और बात बता दूं, आज ही विज्ञप्ति आ जाएगी। कोई इशू नहीं हुआ तो, नहीं तो कल तो आना ही आना है। वैसे पूरी संभावना है कि आज 1 बजे तक आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, जिसमें सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और 11 जनवरी से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब कहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ है कि मर रहे हो आप और आपको भोजन मिलना चाहिए किसी भी हालत में, मतलब पढ़ाई होनी ही चाहिए साथियों। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 1, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है? आत्मीकरण, मानसिक संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। तो साथियों, आत्मीकरण इसे नहीं कहा जाता है, मानसिक संगठन भी नहीं कहेंगे, बल्कि इसे कहेंगे स्कीमा, जिसको आप स्कीम्स के नाम से भी जानते हो साथियों। जो आपकी संज्ञानात्मक संरचना है उसका जो एक पैटर्न होता है उसको ही कहा जाता है स्कीमा या स्कीम। विकल्प नंबर 3 है यहाँ पर, छिपी हुई वस्तु को ढूंढ निकालना, इसको आप वस्तु स्थायित्व भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? वस्तु स्थायित्व, इसको आप इस नाम से भी जान सकते हो। तो विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक है? आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः पुनः प्राप्ति। तो देखिए, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत दिया किसने है, पहले तो आप ये बताइए मुझे। इस सिद्धांत को देने वाले थे B.F. स्किनर, जिसके सिद्धांत को जाना जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, और वही है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। मैंने उपनाम लिखा रखा है आपको, जिसमें इन्होंने बल दिया है साथियों पुनर्बलन पर, कि व्यक्ति को अनुक्रिया के बाद में यदि उचित मात्रा में पुनर्बलन दिया जाए तो क्रिया की आवृत्ति जरूर होती है, ऐसा इन्होंने बताया है। विकल्प नंबर 2 सही है। बाकी स्वतः पुनः प्राप्ति जानते हो आप, मैंने बता रखा है अच्छी तरह से आपको। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। मित्रों, तीसरा प्रश्न है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को बेच दिया। इस उदाहरण को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है? पदानुक्रम की आवश्यकता का सिद्धांत, क्षेत्रवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। देखिए, महिला क्या कर रही है, भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच रही है, मतलब उसको भोजन मिल ही नहीं रहा है, मतलब वो पदानुक्रमिक आवश्यकता का जो सिद्धांत है उसकी ये पालना कर रहा है, जिसमें इन्होंने पहले आवश्यकता बताई थी अब्राहम मैस्लो ने, शारीरिक आवश्यकता। तो व्यक्ति को जब शारीरिक आवश्यकता, मैंने कहा था, पढ़ाया भी है मैंने ये सिद्धांत, और मैंने आपसे कहा था कि व्यक्ति की पहले शारीरिक आवश्यकता व्यक्ति पूर्ति करता है शारीरिक आवश्यकताओं की, फिर बढ़ता है वो सुरक्षा की, फिर स्नेह, फिर सम्मान और फिर आत्मसिद्धि। तो इस प्रकार साथियों प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4, RT 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, मतलब जब से RT 2009 लागू हुआ है उसके बाद कक्षा कक्ष जो है वो अप्रभावित है, मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है, आयु के अनुसार अधिक समझाती है, और आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो अधिक विषम जाती तो होगा नहीं, अप्रभावित भी नहीं होगा साथियों। जेंडर के अनुसार नहीं है बल्कि आयु के अनुसार अधिक समझाती है, मतलब एक ही आयु के जो बालक है वो अधिकतर आपको एक ही कक्षा में मिलेंगे RT 2009 के बाद से।
विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 4 में, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हटा दी गई थी, जैसे फेल करना वगैरह, कई सारी चीजें इसके अंतर्गत नहीं आती थी। तो साथियों तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 4 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, एनसीएफ 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के छात्रों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। कि जो एनसीएफ 2005 है वो कहता है कि आप कक्षा 1 का जो बालक है और कक्षा 2 का जो बालक है, इनके मूल्यांकन का सही तरीका कौन सा है। लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। तो मित्रों प्रेक्षण के आधार पर कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो बालक है उनका मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए। प्रेक्षण का मतलब होता है अवलोकन करना, मतलब आप उनको अवलोकित कीजिए कि बालक किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, कौन सी चीज के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है, तो वो होता है प्रक्षेपण अलग चीज हो जाती है। विकल्प नंबर 4 है प्रश्न संख्या 5 में सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, एक अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन सी है। इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता और परिपक्वता। तो जो एक अच्छा अधिगमकर्ता हो वो परिपक्वता तो होगी नहीं, 3 चीजें हैं, इच्छा शक्ति, शैक्षिक योग्यता और अवधान। तो मित्रों सबसे बेस्ट चीज होती है इच्छा शक्ति, कि अगर मानव की इच्छा शक्ति है तो वो किसी भी चीज को सीख सकता है, और यही अच्छे अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषता कहलाती है। विकल्प नंबर 1 सही है। वैसे आपका दिमाग अवधान पर जा रहा होगा, लेकिन अवधान आपकी सेकंड चॉइस रहेगी साथियों। विकल्प नंबर 1 ही आपका सही आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, अधिगम क्या नहीं है। अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन, अनुभवों का संगठन, विकास और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। तो साथियों अभ्यास के कारण, अनुभव के कारण जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होते हैं उसको तो अधिगम कहा जाएगा। तो प्रथम और दूसरा तो आपका प्रथम और चौथा तो सही होगा नहीं। अनुभवों का संगठन भी इसको कहते हैं, लेकिन विकास को आप अधिगम नहीं कह सकते, बल्कि अधिगम के कारण विकास हो सकता है साथियों। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 7 में, विकास को आप अधिगम नहीं कह सकते। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भग्नाशय के, तनाव के, संबंध के और कुंठा के। देखिए मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाने में भग्नाशय, तनाव, कुंठा ये सभी आ जाती है, लेकिन एक जो संबंध है ये तो भाई मानसिक विकार के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए साथियों तीसरा ही विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता का समय शैशवावस्था को भी नहीं कहते हैं, प्रौढ़ावस्था को भी नहीं कहते हैं, किशोरावस्था को भी नहीं कहते हैं, बल्कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता का समय। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों, मतलब झूठी परिपक्वता। बालक सोचता है कि मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन बड़े सोचते हैं कि अभी ये बच्चा है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता की आयु। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो साथियों सबसे पहले व्यक्ति ज्ञान को अर्जित करता है। किसको अर्जित करता है? ज्ञान को। और दूसरे नंबर पर आता है बोध। तो उसके बाद अलग अलग चीज आ जाती है, लेकिन ज्ञान फर्स्ट नंबर पे है और बोध सेकंड नंबर पे। मतलब न्यूनतम स्तर कौन सा है साथियों? ज्ञान। विकल्प नंबर 1 सही है आपका प्रश्न संख्या 10 में। मित्रों अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 11, कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है? प्रशंसा, पुरस्कार, आवश्यकता और निंदा। तो मित्रों प्रशंसा भी दूसरे करते हैं, पुरस्कार भी दूसरे देते हैं, निंदा भी दूसरे करते हैं, लेकिन आवश्यकता स्वयं के होती है, खुद के होती है। तो फिर आप इसको बाह्य स्वरूप में नहीं रख सकते हो, इसलिए साथियों प्रश्न नंबर 11 में सही आंसर रहेगा आपका विकल्प नंबर 3। आवश्यकता आंतरिक अभिप्रेरणा का स्वरूप है, न कि बाह्य का।
विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न 12, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? मानव मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान और सभी। तो साथियों जो क्रियात्मक अनुसंधान है, रिएक्शन फॉर्मेशन जिसको आप कहते हो, ये सामाजिक मनोविज्ञान की देन मानी जाती है। किसकी देन मानी जाती है? सोशल साइंस की, सामाजिक मनोविज्ञान की, जो कि साथियों ये कला में ही यह आती है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा प्रश्न 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन और दूसरों के साथ मित्रवत संबंध बनाने की योग्यता। तो मित्रों जो समायोजित व्यक्ति है वो उत्तरदायित्व की स्वीकृति भी लेता है, उचित संवेगों का प्रदर्शन भी करता है, दूसरों के साथ मित्रवत संबंध बनाने की योग्यता भी रखता है, लेकिन वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन नहीं करता है। वैयक्तिक उद्देश्य मतलब जो उसके निजी उद्देश्य उनका प्रदर्शन सभी के सामने वो नहीं करेगा। अगर ऐसा करता है तो वो समायोजित व्यक्ति आप नहीं कह सकते हो। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अभिभावकों के मत को महत्व देना चाहिए। अभिभावक जो मतलब उनके माँ बाप हैं, उनका जो महत्व है कि हमारा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, प्रतिभाशाली है, तो उसके मत को महत्व देना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को महत्व देना चाहिए, अथवा शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए, या समुदाय के विचारों को। तो साथियों समुदाय के विचार तो होंगे नहीं, शिक्षक के विचार भी जो निजी दृष्टिकोण है उससे प्रभावित हो सकते हैं। साथियों प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को, कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कराइए, उसका जो परिणाम आता है उसके आधार पर कि हाँ ये बालक प्रतिभाशाली है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वलीनता और भगोड़ापन। तो भावनात्मक बाधा में भगोड़ापन भी आ जाता है, बाल अपराध भी आ जाता है, कमजोरों को डराने वाला भी आ जाता है, लेकिन साथियों स्वलीनता भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करती है, बल्कि ये मंदबुद्धि के अंतर्गत आती है। तो विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण और प्रक्षेपण। तो साथियों जो प्रतिगमन है, जो शोधन है, जो प्रक्षेपण है, ये तो समायोजन की अप्रत्यक्ष विधियों में आती है, लेकिन बाधा निराकरण ये समायोजन की प्रत्यक्ष विधियों में आती है साथियों, इसलिए विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 16 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है अन्वेषण द्वारा अधिगम, जांच पड़ताल, प्रशिक्षण, शिक्षण योजना बनाना और इनमें से कोई नहीं। तो जो संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियां हैं साथियों, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है अन्वेषण द्वारा अधिगम, क्योंकि ज्ञान का इस्तेमाल मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है और अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज करना, जो कि पूर्णतः मस्तिष्क पर आधारित क्रिया है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है मित्रों प्रश्न 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। आपके 18वां क्वेश्चन है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसका जो बाहर का व्यवहार आपको दिखाई देता है, अगर आप उसकी, तो मित्रों इसको कहा जाता है अनुकरण। चिंतन अलग चीज है, कल्पना अलग चीज है, सीखना अलग चीज है। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चों को, अध्ययनशील बच्चों को, कुशाग्र बुद्धि बच्चे को और सभी को। तो मित्रों समायोजन की समस्या, देखिए अध्ययनशील बच्चा तो कोई सा भी हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। औसत बुद्धि की बजाय साथियों जो एक कुशाग्र बुद्धि वाला बालक है उसको समायोजन की सर्वाधिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है, अध्यापक फिर भी उनको बार बार बताते हैं तो वो समायोजन नहीं कर पाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि वो सोचता है कि मैंने सीख रखा है इन चीज़ों को। इसलिए साथियों कुशाग्र बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें समायोजन की समस्या अधिक होती है।
तो 19 प्रश्न हो चुके हैं, अंतिम 20वां प्रश्न है जो कि साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन यार वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए साथियों। प्रश्न नंबर 20 है, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? कुंठा, भग्नाशय, व्यक्तित्व और सृजनात्मकता। तो 16 पीएफ का आप सृजनात्मकता में तो करोगे नहीं, कुंठा में भी नहीं, भग्नाशय में नहीं, बल्कि राइट आंसर है व्यक्तित्व के मापन में 16 पीएफ का प्रयोग आप कर सकते हो। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 20 में। इसके बाद 25 प्रश्नों का हिंदी का टेस्ट आ रहा है और 20 प्रश्नों का पर्यावरण का टेस्ट आ रहा है। तो रीट विज्ञप्ति को देखते हुए साथियों ये टेस्ट में ले रहा हूँ, जरूर अटेंड करिएगा। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मज़ा नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को।